हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अनंतराज की बात करेंगे। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहा है इस कंपनी के ऊपर, बट प्रॉब्लम ये है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो टाइमली अर्निंग्स कॉल नहीं करता है। मींस होता है ना कि यार आप बड़ी कंपनी है, हर कंपनी नहीं करती है, कोई नेसेसरी नहीं है, बट सिंस ये अर्निंग्स कॉल नहीं करता है तो पता नहीं चलता है कि मैनेजमेंट ने क्या अचीव किया है और आगे जाके उसका क्या इंटेंट है, किस तरीके का वो ग्रोथ चाहती है और जो उसने प्लान्स एग्जीक्यूट किए हैं। बिकॉज अनंतराज हमें पता है ओके कि रियल स्टेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर रियल स्टेट कंपनी आप देखेंगे, मैक्रो हो, डीएलएफ हो, प्रेस्टीज हो। प्रेस्टीज आपको पता है अभी इंदिरापुरम में मींस दिल्ली एनसीआर में भी उसने एंटर किया है। और अनंतराज दिल्ली एनसीआर, पर्टिकुलरली हरियाणा, मनेसर, पाए और गुड़गांव, इस साइड ये काफ़ी ज़्यादा एक कहते हैं वेल इस्टेब्लिश्ड प्लेयर है और इस टाइम पे अच्छा भी कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्विटी डेट डेट सॉरी नेट डेट टू इक्विटी भी इनका काफ़ी अच्छा है, एवरीथिंग, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम अनंतराज की बात करते हैं तो इसके साथ एक चीज़ क्या है कि इसने अपना जो सॉलिड इनका रियल स्टेट का बिजनेस है, फिलहाल पे एटलीस्ट वो सॉलिड है, इन्होंने डेटा सेंटर की तरफ एक्सपेंड किया है। अब जब इन्होंने डेटा सेंटर की तरफ एक्सपेंड किया है तो वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि एक जब आप रियल स्टेट बनाते हैं और उसके बाद आप एक डेटा सेंटर की तरफ जा रहे हैं तो दोनों बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं। एक अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे भी अपनी स्क्रीन पे तो आप देखेंगे एक तरफ तो रेजिडेंशियल बिजनेस है इनका, जिसमें रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, अफोर्डेबल है जो इन्होंने आंध्र प्रदेश में अभी शुरू किया है, अब धीरे धीरे करेंगे उसको भी। प्लॉट्स एंड विलाज है, बिरला प्राइवेट के साथ भी इनका एक जो जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो भी है। और बाकी के जो उसका दूसरा बस्ता है वो है एन्युटी बिजनेस, जहाँ से इनका एनुअली आप कह सकते हैं या मंथली आप कह सकते हैं, जहाँ से इनका रेंट आता है। तो उसमें डेटा सेंटर्स हो गए, ठीक है, वो तो इसमें इस तरफ जा रहे हैं। बाकी कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, आईटी पार्क्स एंड ऑफिसेज हैं, तो यहाँ से इनका पीरियोडिकली रेवेन्यू आता है। अब यहाँ पे हमको ये चीज़ देखनी है कि अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट बिजनेस की तरह हम इस अनंतराज को वैल्यू करें इस पॉइंट इन टाइम पे, बिकॉज अभी ये डेटा सेंटर में इसने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अभी इसके प्लान्स हैं और काफ़ी एग्रेसिव एक्सपेंशन के प्लान्स हैं। फिर सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसको हम IaaS कहते हैं, उससे कोलोकेशन से IaaS की तरफ गई है। थोड़ा सा इसने अपना जो डेटा सेंटर का पोर्शन है IaaS के लिए छोड़ा है, 0.5 मेगावाट जितने भी अभी ऑपरेशनल है उसको 6 to 7 मेगावाट की तरफ ये लेके जाएंगे। सब चीज़ें समझाऊंगा कि कैसे कैसे IaaS होता है, फिर पास होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, फिर लास्ट में आता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, जिसमें मार्जिन आपके बढ़ते रहते हैं अगर आप एंड की तरफ, चेन की तरफ जाते रहेंगे। तो आपको इसमें यह समझना है, अगर इसको हम रियल स्टेट की तरह वैल्यू करते हैं इस कंपनी को इस पॉइंट इन टाइम पे, तो ये एडिक्वेटली वैल्यूड मुझे तो लगती है। बिकॉज आप किसी भी रियल स्टेट प्लेयर को उठा के देखें, उसके वैल्यूएशंस और इसके वैल्यूएशंस में आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिखेगा, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। और इसीलिए भी क्योंकि रियल स्टेट में एक्चुअली इस टाइम पे अनंतराज काफ़ी अच्छा कर रहा है और रियल स्टेट के बारे में काफ़ी कमेंट्री भी इनकी है, पूरा एनालिसिस पड़ा हुआ है, तो उस चीज़ पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। थोड़ा बहुत मैं आपको एक दो स्लाइड्स दिखा दूंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि रियल स्टेट में क्या करना चाह रहा है। अभी इनका आप ये देखो कि स्पैनिंग ओवर 220 एकर्स ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, ये अपने अनंतराज स्टेट जो है इनका रियल स्टेट वाला जो साइड है उसमें क्या क्या कर रहे हैं, स्टेट फ्लोर्स बना रहे हैं, स्टेट अपार्टमेंट्स बना रहे हैं, अशोका स्टेट, अवारना, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, ये इनका बिरला के साथ जेवी में है। और ग्रुप हाउसिंग, स्टेट रेजिडेंसीज जहाँ पे इंटीग्रेटेड ग्रुप हाउसिंग ये बनाएंगे। ठीक है। बाकी इसमें आप लास्ट में देखो लिखा है इन्होंने एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड रेवेन्यू ऑफ 22,000 करोड़, बट ये इमीडिएट नहीं आएगा, ने कुछ कुछ रेवेन्यू अनलॉक हो, ये सिर्फ पोटेंशियल है कि इतना जनरेट कर सकते हैं ये एग्जिस्टिंग इनके पास जो भी इनके डेवलपमेंट चल रहे हैं रियल स्टेट में। और धीरे धीरे कोई नेक्स्ट 2 ईयर्स में, कोई 3 ईयर्स में जो इनका पैसा आएगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स में, 3 ईयर्स में, कुछ और डाउन द लाइन है, ज़्यादा लेट जाके। अब आप एक एक स्लाइड थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको निपटाते हैं रियल स्टेट वाले को, फिर मेन जो डेटा सेंटर है उसमें आएंगे। स्टेट फ्लोर्स में आप देखेंगे तो सेकेंड फेज रेवेन्यू पोटेंशियल 1500 करोड़ टू बी रियलाइज्ड ओवर द कोर्स ऑफ नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि 2-3 साल इनको लगेगा
और जो इनके और भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी 2-3 साल लगेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी वाले में। तो जो 22,000 ये कह रहे हैं, 22,000 करोड़, ये ऐसा नहीं है इमीडिएटली ये कर देंगे, इसमें इनको टाइम लगेगा। बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप इसमें पॉज करके देख सकते हैं। तो अभी आया इनका अवार्ना इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, बिरला नव्य के नाम से भी इनको जाना जाता है ये जो प्रोजेक्ट्स हैं। और ये अगेन जैसे मैंने बोला बिरला स्टेट के साथ इनका ये जेवी है। इसमें भी इनका रेवेन्यू पोटेंशियल कितना है, एक्सपेक्टेड कैश फ्लो लास्ट में देखो 1,000 करोड़ फ्रॉम ऑल द फेजेस। और इसमें अच्छा ये है कि ऑलमोस्ट द प्रोजेक्ट इज प्लान्ड इन 4 phases एंड ऑल 554 यूनिट्स अक्रॉस द फर्स्ट 3 phases हैव बीन सोल्ड आउट। तो मेजरली जो मैं आपको इसमें समझाना चाह रहा हूँ ये है कि रियल स्टेट वाला इनका सेगमेंट अच्छा कर रहा है। और किसी भी रियल स्टेट कंपनी को पकड़े, एज आई सेड बिफोर, सबके सब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड इस टाइम पे रियल स्टेट का बहुत है। एक डेट की पोजीशन से भी कंपनी अच्छी है। तो सिर्फ अगर रियल स्टेट में वैल्यू करूँ सो इट सीम्स एडिक्वेटली वैल्यूड, मीन्स इससे ज़्यादा वैल्यू हम रियल स्टेट कंपनी को कर भी नहीं सकते, चाहे आप कितना भी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज एवरीबडी नोज आप स्टील में जो भी कमोडिटी है, हिंडैल्को है, टाटा स्टील है, कोई भी आप कंपनी को लेंगे कमोडिटी में जो खेल रही है, चाहे वो आपका इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन हो, सब कोई कंपनी हो, तो वहाँ पे आपको देखेंगे एक पॉइंट के बाद वैल्यूशंस आपको मिलेगा नहीं। बिकॉज एवरीबडी नोज कि ये एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है, तो इसमें ज़्यादा वैल्यूशंस मिलेगा नहीं। एंड द सेम इज विद रियल स्टेट। अभी तो ठीक है, काफ़ी अच्छे वैल्यूशंस मिल रहे हैं रियल स्टेट कंपनीज़ को, बिकॉज बूम इस टाइम पे रियल स्टेट का बहुत ज़्यादा है। बट जैसे ही हम डेटा सेंटर में आते हैं तो सबसे पहला डाउट इन्वेस्टर्स के माइंड में ये आ रहा है, ठीक है, इसका पिछला काफ़ी ज़्यादा रनअप आया था स्टॉक में, आई थिंक 800-900 भी इसने क्रॉस किया था। अभी ऑलमोस्ट 40-50% डाउन है अपने हाई से। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम शायद, बिकॉज जब हम बियर मार्केट में होते हैं तो फंडामेंटल्स जो होते हैं वो वापस से फ्रंट सीट पर आ जाते हैं। और जब हम एक बुल मार्केट में होते हैं जहाँ पे इतना लोग सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, तो फंडामेंटल्स का कुछ काम नहीं होता है। अब इनके प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं डेटा सेंटर को लेके, लेकिन अभी इतना ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से वो जनरेट नहीं कर रहे हैं। तो एक श्योरिटी तो नहीं है कि ये करके देंगे, जब तक एक ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, पीएनएल कैश फ्लोज में आपका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अगर वो चीज़, तो इन्वेस्टर्स डाइसी रहता है। इन्वेस्टर को एक अनसर्टेनिटी रहती है कि क्या ये मैनेजमेंट, एक रियल स्टेट और डेटा सेंटर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, आपके पास एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स पड़ी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, तो आप सस्ते में डेटा सेंटर बना सकते हैं, लो कॉस्ट डेटा सेंटर्स आप बना सकते हैं। बट डेटा सेंटर्स बनाने के लिए आपको एक्सपर्टीज़ जो चाहिए, आपके जो मैनेजमेंट की एक्सपर्टीज़ है वो रियल स्टेट में है। अभी ये इन्वेस्टर्स के डाउट अब निकल के आ रहे हैं बाहर, और ये पहले से है। मैंने पहले वीडियो भी बनाई थी तो यही कहा था कि जब तक इसको देखेंगे हम, काम सही कर रहा है, चल सही रहा है, लेकिन अभी तक पीएनएल में उस हिसाब से इनका रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है कि जिस हिसाब से इनके प्लान्स हैं। और ऑब्वियसली डेटा सेंटर बनाने में टाइम लगता है, तो अभी इन्वेस्टर्स को ये अनसर्टेनिटी आ गई है। अब यहाँ से 2 ऑप्शंस हैं, 2 ऑल्टरनेटिव्स हैं। एक तो ये अपना काम नहीं कर पाए, डेटा सेंटर में इनका जो फोरे है, जो ये घुसे हैं डेटा सेंटर्स में, शायद ये नहीं कर पाएँ और ये फेल्ड हो जाए प्रोजेक्ट, या कुछ भी हो, उतना अच्छे से रैंप अप नहीं हो पाए। ठीक है, एक एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये बहुत अच्छा करेंगे डेटा सेंटर्स में आगे जाके, और जो इनके प्लान्स हैं ऑलमोस्ट सारे उसी की तरह एग्जीक्यूट करेंगे। इनफैक्ट अपनी उम्मीदों से भी, एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छे से ये एग्जीक्यूट करेंगे। बट दोनों पॉसिबिलिटीज़ में अंडरलाइंग कॉमनैलिटी एक चीज़ है कि अनसर्टेनिटी है। अब अनसर्टेनिटी किसी को पसंद नहीं होती है। अब देखेंगे जैसे ही अनसर्टेनिटी का, जब हम बियर मार्केट में घुसे तो अनसर्टेनिटी थोड़ा लाउड हो गई, थी पहले भी लेकिन लाउड हो गई। अब यहाँ पे समझ आ रहा है कि यार एक अनसर्टेनिटी है, इतना वैल्यूशन देना इसको ठीक रहेगा या नहीं। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अर्निंग्स कॉल नहीं करते हैं, तो इन्वेस्टर्स को समझ नहीं आएगा, उनको नहीं पता है कि मैनेजमेंट का क्या प्लान है। ठीक है, आपने गूगल के साथ, ऑरेंज के साथ आपने कोलैबोरेशन किया है, पार्टनरशिप करी है, सब कुछ है, आपके प्लान्स हैं पीएएस में जाने के, आईएएस में जाने के, लेकिन सॉरी सास में जाने के, लेकिन अभी तक आपने किया नहीं है। तो अभी आप ये चीज़ देखोगे कि एक सीधे आपको मैं इनकी एक स्लाइड दिखाता हूँ कि यहाँ पे डेटा सेंटर का पीछे के जो ड्राइविंग फोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं, पहले वो हम देख लेते हैं। एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है ऑब्वियसली कि आपको मींस जो डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, तो आपको डेटा सेंटर्स भी इंडिया में रखने हैं ताकि आपका जो डेटा है वो सॉवरेन, जैसे मैंने E2E के वीडियो में बताया था। अगर आपको इस वीडियो का थोड़ा और अनंतराज के जो बैकग्राउंड है, नॉट एज इन अ कंपनी बैकग्राउंड, बट ये करती क्या है, बिकॉज डेटा सेंटर के अराउंड उसका भी प्ले है E2E का, तो जो टेल विंड्स हैं वो सेम रहेंगी। सॉवरेन क्लाउड, आपका जो डेटा है वो इंडिया में ही रहना चाहिए, सेव रहना चाहिए। तो इंडियन डेटा सेंटर्स को ऑब्वियसली ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसे हम डेटा प्रोटेक्शन, डेटा लोकलाइजेशन भी कहते हैं, और डेटा सिक्योरिटी, ये सब मीन्स क्लाउड एडॉप्शन,
तो ये सब जो हैं ड्राइविंग फोर्सेस हैं बिहाइंड डेटा सेंटर। इसको मैं इनको बहुत बारी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इनको। अब यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देखेंगे, एक सेकेंड, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा इनके प्लान्स क्या क्या हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन शुरू होगा इसके डेटा सेंटर के प्लान्स को लेके। तो इनका ये है कि फ़ेज़ 1 में ये 21 मेगावाट्स निकालेंगे, फिर फ़ेज़ 2 में 50 मेगावाट्स, फिर 107, फिर 307। तो यहाँ से पहले इन्होंने कहा था 2030 तक हम करेंगे, बट अभी इस स्लाइड में इन्होंने लिखा है कि शायद 2031 तक होगा। तो ऑलरेडी ये थोड़ा डिले कर रहे हैं, इसीलिए शायद मे बी इन्वेस्टर्स को ये समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्ट रीज़न। किसी को पता नहीं होता है। वी कैन ओनली मेक बेस्ट कैलकुलेटेड गेस एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो आप ये देखेंगे कि इसके कोलोकेशन के भी मैं आपको प्लान्स, अब ये वाली स्लाइड आप देखो बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो मनेसर में है इनका 50 मेगावाट का वहाँ पे कैपेसिटी इनका डालने का प्लान है, पंचकुला में 57 मेगावाट डालने का प्लान है, और राय में इनका डालने का प्लान है 200 मेगावाट का आईटी लोड। ये डेटा सेंटर की कैपेसिटी है, मीन्स इतना एनर्जी चाहिए होता है। जब हम डेटा सेंटर को मेजर करते हैं तो उसका कैपेसिटी में हम मेजर करते हैं कि कितना आपको पावर लगेगा। ठीक है। तो अभी आप देखो मनेसर की मैं बात करता हूँ पहले वाले की, 6 मेगावाट आईटी लोड इज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल। इसमें से जो 0.5 मेगावाट का लोड है वो है क्लाउड ओन डेटा सर्विसेज को लेके। अब कोलोकेशन और क्लाउड ओन्ड में क्या फ़र्क हो जाता है इसमें हमको समझना है। जब आप कोलोकेशन की बात करते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा डेटा सेंटर्स में कि कोई कोलोकेशन प्लेयर है। अब कोलोकेशन प्लेयर कौन सा होता है? डेटा सेंटर्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जैसे पुरानी वाली अनंत राज वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि एक डेटा सेंटर में जो होता क्या है, बेसिकली डेटा सेंटर्स में सर्वर्स होते हैं। अब सर्वर्स बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि सर्वर्स क्या होते हैं। तो उसको मैं आप ये कहता हूँ कि आपका घर में जो कंप्यूटर है उसमें क्या क्या लगा है। उसमें एक सीपीयू है विच इज़ योर प्रोसेसर, उसमें रैम है विच इज़ योर मेमोरी, उसमें हार्ड डिस्क लगी होती है विच इज़ योर स्टोरेज डिवाइस। और इन तीनों को जब आप कंबाइन करते हैं, हार्डवेयर को पूरा कंबाइन करते हैं थ्रू नेटवर्किंग, आप एक वायर इधर से, एक वायर उधर से, एक वायर इधर से, सब आपस में जब कनेक्ट करते हैं तो आपका एक कंप्यूटर बनता है। बट कंप्यूटर का बेसिक पर्पज़ है आपको इंडिविजुअली सर्व करना। एक से ज़्यादा मतलब 2 3 4 लोग उसको यूज़ कर लेंगे, बट एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम आप इंडिविजुअली उसको यूज़ करते हैं, और वही उसका मतलब भी होता है। लेकिन जब हम सर्वर की बात करते हैं तो होता वही है, लेकिन स्केल बढ़ जाता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग एक टाइम पे सेम सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे ही आपको कंप्यूटर में एक स्टोरेज हार्ड डिस्क चाहिए, तो आपको सर्वर में भी एक हार्ड डिस्क चाहिए होता है। आपको कंप्यूटर, अपने के घर के कंप्यूटर में एक प्रोसेसर चाहिए, सीपीयू जिसे आप कहते हैं, तो प्रोसेसिंग यूनिट जो हो गया वो आपको सर्वर्स में भी चाहिए। आपको मेमोरी चाहिए होती है कंप्यूटर में, तो आपको सर्वर्स में भी चाहिए। तो सेम जब आप सबको कंबाइन करते हैं और बहुत बड़े स्केल में कंबाइन करते हैं तो आपका बनता है सर्वर। सर्वर्स में मोस्टली आप एक और चीज़ आप ज़्यादा ऐड करते हैं, जीपीयूज़। आप कंप्यूटर्स में भी करते हैं बट सर्वर्स में तो आप करते ही करते हैं मोस्टली, जब आपको खास करके एआई को ट्रेन करवाना है, या कोई डेटा का कोई बहुत हार्ड लेवल पे जाके आपको बहुत ह्यूज स्केल पे आपको डेटा प्रोसेसिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, सिमुलेशंस रन करने हैं, तो आपको जीपीयूज़ चाहिए जो एनवीडिया बनाता है। बिकॉज सीपीयूज़ सिर्फ सीपीयूज़ उतना इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, उतना लोड को नहीं झेल पाएंगे, तो इसीलिए आपको जीपीयूज़ चाहिए होता है। अगेन जो मैं वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा एक बार देख लेना, उसमें मैंने समझाया हुआ है पूरा आर्किटेक्चर क्या होता है। H100s का, A100s का एम्पेयर आर्किटेक्चर है, या फिर कौन हुवर आर्किटेक्चर है, ग्रास हॉपर भी अब तो आ गया है, अब तो एक ब्लैकवेल भी आने वाला है इसका। तो वो सब आपको देखना है। हॉपर हॉपर बहुत सारे आर्किटेक्चर्स होते हैं। तो सर्वर्स में आपका जीपीयू भी लगता है। तो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझना है, अगर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, सर्वर्स एक बहुत बड़ा स्केल पे हो गए और कंप्यूटर्स छोटे स्केल पे हो गए, काम ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। तो जब हम बात करते हैं कोलोकेशन प्लेयर की, तो सिर्फ एक मार्जिन सबसे कम होता है कोलोकेशन प्लेयर्स में। उसमें कोलोकेशन प्लेयर आपको सिर्फ क्या प्रोवाइड करवाता है, आपका वही सर्वर की रिक्वायरमेंट प्रोवाइड कराएगा। आपको अलग से कोई स्पेस नहीं देगा, डेडिकेटेड स्पेस नहीं देगा। आपको सिर्फ आपको जैसे आप कंप्यूटर रन कर रहे हैं वैसे ही आपको सर्वर में वो रैक्स प्रोवाइड करवा देगा, आपको कूलिंग रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करवाएगा। बिकॉज आपको पता है कि डेटा सेंटर्स में कूलिंग रिक्वायरमेंट्स भी चाहिए, और नेटवर्किंग के लिए राउटर्स यूज़ होंगे, स्विचेस यूज़ होगा, आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स यूज़ होंगी, तो वो सब वो प्रोवाइड कराएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये बहुत कमोडिटाइज्ड बिजनेस हो गया, इसमें इतना मार्जिन है नहीं। तो जैसे ही आप कोलोकेशन से एक स्टेप ऊपर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस
में ना आप खुद का क्लाउड प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है 6 मेगावाट आईटी लोड ऑपरेशनलाइज्ड है, उसमें से 0.5 मेगावाट का आईटी लोड है क्लाउड ओन सर्विसेज के लिए। इसमें ये क्या करते हैं, वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। अगेन मैंने सब समझाया हुआ है, 2 वीडियोज़ में डाल दूंगा, पुराना अनंतराज वाला वीडियो भी आप एक बार देख लेना। तो उसमें क्या करते हैं कि वर्चुअल मशीन बनाते हैं। अब सर्वर, जब आप पूरा अनंतराज ने इतना बड़ा सर्वर बनाया है मनेसर में, लेट्स से एक बिल्डिंग में बहुत बड़ा सर्वर बनाया है, तो हो सकता है कि एक कंपनी को पूरे सर्वर की ज़रूरत ना हो, तो उसी सर्वर को प्रोसेसिंग को यूज़ करके, मेमोरी को यूज़ करके और हार्ड डिस्क को यूज़ करके, स्टोरेज को यूज़ करके थोड़ा सा पार्ट एलोकेट कर देगा किसी भी एक क्लाइंट के लिए, एक कस्टमर के लिए, और वो डायनेमिक रहेगा, वेरिएबल रहेगा। अगर किसी क्लाइंट को बहुत रिक्वायरमेंट है, किसी ने ई कॉमर्स वेबसाइट रन कर रहा है, ऐप रन कर रहा है उनके सर्वर्स पे अनंतराज के, और डिमांड बहुत कम है, तो वो अपने स्केल जो है, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको स्केल डाउन करेगा और उतना ही पैसा देगा जो करना है उसको शेयर्ड। और अगर उसका लेट्स से दिवाली है और कुछ आप ऐसा गिफ्टिंग का आइटम बेच रहे हैं, वैलेंटाइंस का वीक चल रहा है, या कोई भी ऐसा हाई डिमांड वाला अभी सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, तो वो अपना जो प्रोसेसिंग है, मेमोरी है, स्टोरेज है, वो सब वो बढ़ा देगा। तो एक ही सर्वर में आप डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स यूज़ कर सकते हैं। मीन्स वो, मैंने आपको बोला सर्वर क्या होता है, एक बड़ा कंप्यूटर एक तरीके से आप ले सकते हैं, लेकिन उस बड़े कंप्यूटर का जितना भी स्पेसिफिकेशन है, भर भर के जिसका स्टोरेज है, उसको भी आप अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम्स में डिवाइड कर दें, तो वो होता है वर्चुअल मशीन्स। अब एक वर्चुअल मशीन में एक सर्वर के अंदर, मींस एक सर्वर का सबसेट हो गई वर्चुअल मशीन्स, बहुत एक ही सर्वर का स्टोरेज वगैरह सब कुछ यूज़ करके आप छोटे 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 मशीन्स बना सकते हैं। तो वो चीज़ आपका आ गई इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। तो यहाँ पे भी आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं, आप बस खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई टूल नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। ठीक है, तो बाकी नीचे पढ़ो, 15 मेगावाट आईटी लोड रेडी टू बी कमेंस्ड इन Q1 FY26, जो अभी आने वाला है, तो 15 मेगावाट और वहाँ पे रेडी हो जाएगा। और लास्ट में इंक्रीमेंटल फ्यूचर प्लान में लिखा है, इसी लाइन में, इसी वाले फर्स्ट वाले कॉलम में, मनेसर वाले में, इंक्रीमेंटल 29 मेगावाट आईटी लोड प्लान्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, तो आगे जाके। अब पंचकुला में भी आप देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, और राय वाला भी आप पॉज करके देख सकते हो बिकॉज कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इसमें मैं आपको, हाँ, ये एक और इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। सिंस 2019 ये को लोकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, विच इज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये बहुत ज़्यादा मार्जिन एक्रेटिव नहीं होता है, बहुत कमोडिटाइज्ड है। फिलहाल मार्जिन मिल जाएगा क्योंकि इतने डेटा सेंटर्स इंडिया में नहीं हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको उतना मार्जिन नहीं मिलेगा। जैसे अभी अभी जैसे एटर्नल का भी रिजल्ट आया, जोमेटो का, तो जब क्विक कॉमर्स में इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं थे, स्विगी था और बस ब्लिंकिट था, तो इनका फिर भी प्रॉफिटेबल ग्रोथ हो रही थी। लेकिन आप देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर्स से, आई थिंक पिछले क्वार्टर्स में 103 करोड़ का लॉस था, इस बार ही 170 करोड़ का बिट्टा में लॉस खा गए हैं। इसीलिए क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स अब आ गए हैं, टाटा उसमें घुस गया है, अमेजॉन घुस गया है, फ्लिपकार्ट घुस गया है, इतने सारे, जेप्टो ऑलरेडी है, तो इतने सारे जब प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं एक साथ, और रिलायंस का भी बात चल रही है, और इतने सारे जब प्लेयर्स आएंगे, तो आपका जो बिज़नेस है वो अब एक मोटेड बिजनेस नहीं है, अब वो कमोडिटाइज्ड बिजनेस की तरफ चला गया। एंड सेम इज़ द प्रॉब्लम विद ब्लिंकिट राइट नाउ। उनका फूड डिलीवरी का जो ग्रोथ है वो कम हो रहा है, और सारा का सारा पैसा जो वो ब्लिंकिट में लगा रहे हैं वो लॉस कर रहे हैं। आगे जाके भी उनका कहना है कि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी हाई रहेगी तो लॉस और रहेगा हमको। सेम चीज़ को लोकेशन सर्विसेज, जब तक इंडिया में बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर्स नहीं है, तब तक ये मार्जिन्स फिर भी ठीक ठाक कमा लेंगे, हर किसी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे डेटा सेंटर्स डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बिल्ड करने लगेंगी, कैपेसिटीज़ आने लगेगी, तो को लोकेशन में बचेगा नहीं कोई मार्जिन। इसीलिए ये क्या कह रहे हैं करंट ऑफरिंग्स में, हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे इन एसोसिएशन विद ऑरेंज, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और को लोकेशन सर्विसेज तो इनकी पहले से हैं। अब हम जाते हैं धीरे धीरे IaaS की तरफ, और फ्यूचर ऑफरिंग्स जिन्होंने इसमें लिखा है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस इनेबल्ड सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ये सास और पास की तरफ भी जाएंगे। अब आपकी स्क्रीन पे मैं इस टाइम पे दिखा दूंगा क्या होता है सास और पास। तो बेसिकली आपको ये समझना है, जब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस की हम बात करते हैं, तो ये टारगेटेड रहता है स्टार्टअप्स के लिए या छोटे इंस्टीट्यूशंस के लिए, जहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एक टेक का बैकग्राउंड है, उनको बस एक कोडिंग, उनको कोडिंग आती है, सब कुछ आता है। अब वो अनंतराज के पास जाएंगे, कोलोकेशन और IaaS तो ये ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स सपोज PaaS भी ये प्रोवाइड करने लगे, तो उसका मतलब क्या है कि अगर किसी क्लाइंट को एक
लेट्स से ऐप बनाना है इनके क्लाउड को यूज़ करके और रन करना है उस क्लाउड पे। अगेन आई होप अब आप क्लाउड वगैरह आपको सब समझ आ रहा होगा। वर्चुअल मशीन जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो क्लाउड वो सब आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप पुराना अनंतराज वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जब एक क्लाइंट इनके पास आ रहा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे, तो उसको ऐप अगर डिप्लॉय करना है, ठीक है, ऐप बनाना है, तो अब वो फ्रॉम द स्क्रैच क्यों बनाए? एक ऐप बनाने के लिए आज से तो ऐप बन नहीं रहे हैं, ऐप्स बन रहे हैं बहुत सालों से। तो कुछ फ्रेमवर्क्स ऐसे होते हैं, कुछ लाइब्रेरीज आपकी ऐसी होती हैं जो बहुत आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर ऐप में वो यूज़ होना ही होना है। तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड ऐप्स, प्री डिफाइंड को आप फ्रेमवर्क्स कह सकते हैं, तो वो अनंतराज प्रोवाइड करवाएगा। कोडर को आना है, एक थोड़े बहुत वो फ्रेमवर्क्स यूज़ करेगा, लाइब्रेरीज यूज़ करेगा या कोई भी टूल्स यूज़ करेगा, एज अ प्लेटफॉर्म वो प्रोवाइड करेंगे। अनंतराज एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें इनका क्लाइंट आके एआई सॉल्यूशंस हो या फिर कोई ऐप रन करना हो, वेबसाइट बनाना हो, इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करके वो बना सकता है। तो जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस तक जाते हैं तो एसेंशियली आपको मानना है बाय डिफ़ॉल्ट कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर ही रहे हैं। विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड करेंगे? ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अगर कोई कंपनी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्ले कर रही है तो वो ऑलरेडी आईएएस को प्ले करेगी, फिर ही वो प्लेटफॉर्म पे जा सकती है। अब इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ये यूजुअली टेक इनेबल्ड जो टेक के बैकग्राउंड के क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ होता है, बिकॉज उनको प्लेटफॉर्म को यूज़ करना आना चाहिए, तभी वो सॉफ्टवेयर बना सकते हैं आगे जाके। अब इसके बाद एक और स्टेप आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये उन इंस्टीट्यूशंस के लिए, उन क्लाइंट्स के लिए होता है जिनको कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। जैसे आप गूगल वर्कशॉप यूज़ करते हैं या कुछ भी आप यूज़ करते हैं, गूगल डॉक हो गया, ईमेल हो गया, आपको क्या करना होता है, बस सर्व आपको इंटरनेट चाहिए, आपने गूगल वर्कशॉप पे कोई भी चीज़, कोई भी ऐप उनका यूज़ किया और काम करके उसको बंद कर दिया। तो आपको ऐप को डेवलप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको डेटा स्टोरेज वगैरह सब कुछ गूगल करके प्रोवाइड करेगा। तो ये हो गई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको टेक बैकग्राउंड होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो इसीलिए इसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं, बिकॉज ये उन क्लाइंट्स को, उन इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जिनका कोई टेक बैकग्राउंड नहीं है। उनको प्लेटफॉर्म आप दे भी दो तब भी वो सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे। तो ये होता है सबसे ज़्यादा हाई मार्जिन, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा हाई मार्जिन होता है। तो आई होप आप तीनों में एक फ़र्क समझ पाए हों। अभी अनंतराज के क्या प्लान्स हैं? सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में ये एक क्लाउड प्रोवाइडर की तरह ये अभी फंक्शन करता है। प्लेटफॉर्म नहीं बना रखा है इसने, अपने टूल्स वगैरह नहीं बनाए हैं, और मे बी इसने इनका जैसे गूगल के साथ कोलैबोरेशन है, तो एज्यूम कर सकते हैं कि आगे जाके गूगल का ही वर्कशॉप जो है, वर्क स्पेस, जो भी उनका क्लाउड के टूल्स हैं वो शायद अपने अंदर प्रोवाइड करें। बट मतलब वी डोंट नो येट कि ये गूगल के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है क्या इसीलिए है। हो सकता है कि ये अपना भी बनाना शुरू करें। मींस सबसे ज़्यादा मार्जिन्स आपके ऑब्वियसली तभी आएंगे जब आपका खुद का सॉफ्टवेयर होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने क्लाउड पे गूगल का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में मार्जिन्स आएंगे, नहीं आएगा। आपका अपना का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा मुझे एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक लगती है कि आपका बैकग्राउंड रियल स्टेट का है, मैनेजमेंट को रियल स्टेट के बारे में सब कुछ पता है, अच्छे से पता है, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन जब आप प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे भी लेट्स से आ गए, और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस तो बहुत दूर की बात है, आपको कोड लाइब्रेरीज बनानी पड़ेगी, फ्रेमवर्क्स बनाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे टूल्स बनाने पड़ेंगे जो आपका प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट करे। तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एम्प्लॉयज़ को हायर करना पड़ेगा जिनको टेक्निकल बैकग्राउंड है, फिर उनको ओवरसी करना, बहुत कुछ करना, एक अलग ही स्कोप हो जाएगा। सो आई डोंट नो कैसे ये प्लान करेंगे आगे जाके। और अगेन जैसे मैंने बोला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि अर्निंग्स कॉल नहीं होती है, तो कुछ पूछा भी, इन्वेस्टर पूछना भी चाहे तो कैसे पूछेगा? तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो इस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि दो रीजंस हैं। एक तो अगेन पहले वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गए थे, एंड इट्स नॉट कि सिर्फ अनंतराज गिरा है टॉप से, अगेन बहुत गिरा है वो अलग बात है, लेकिन काफ़ी कंपनीज 20-30% अभी भी जो टॉप से छोड़ के नीचे आ चुकी हैं। तो एक तो रीज़न ऑब्वियस सा रीज़न है कि ओवर वैल्यूएशंस हो गया था। वो चीज़ तो मैंने पुरानी वीडियो में भी आपको बताई थी कि वैल्यूएशंस बहुत हाई हैं। मीन्स एक ट्रेडिशनल रियल स्टेट कंपनी, इनका जो कैश काउ है इस टाइम पे, अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा, किसी भी बिजनेस का जो सेगमेंट अगर बहुत पैसा जनरेट कर रहा है तो उसको कैश काउ कहते हैं। अब इनके लिए रियल स्टेट अभी कैश का हुआ है, डेटा सेंटर से उतना पैसा नहीं आता है, आई थिंक 7-8% आ रहा है।
आगे जाके आएगा, लेकिन जैसे ही इनका आगे जाके आएगा तो मे बी वैल्यूशंस विल कैच अप, जैसा कि एक डेटा सेंटर वाली कंपनी को मिलना चाहिए, मे बी, आई डोंट नो। एंड रियली मतलब मुझसे पूछ के इस मामले में कोई फ़ायदा नहीं है, और this is not a buy or sell recommendation in any case because I do not care what you own, I do not care what you sell। तो उस चीज़ को भी आपको डिस्क्लेमर को दिमाग में रखना है। मैंने आपको बिज़नेस का जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स इस बिज़नेस में चल रही हैं, आई वोंट से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इट्स अ परसेप्शन प्रॉब्लम। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये कर नहीं पा रहे हैं, फेलियर निकल के आ रहा है और जो बोला वो कर नहीं, मतलब टाइमलाइन मीट नहीं कर पा रहे हैं, एक हल्का प्रॉब्लम है। बट हमको देखना पड़ेगा यहाँ से अनंतराज जो कह रहा है वो कर पाएगा या नहीं। एंड इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स ना हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा जैसे जैसे इनके रेवेन्यू आएंगे आपके डेटा सेंटर वाले सेगमेंट से, तो तब हमको धीरे धीरे ये चीज़ें पता चल जाएंगी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले आप Q4 का एक परफॉर्मेंस देख लो कि रेवेन्यू इनका 36% का केगर से बढ़ा है, एंड विच इज़ गुड। इनका काफ़ी अच्छा केगर भी बढ़ रहा है। रेवेन्यूज़ भी आप देखेंगे Q4 FY24 से FY25 में आते आते भी 443 से 541 बढ़ा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेवेन्यूज़ आ रहे हैं। एबिटा भी ठीक है इनका, और पैट भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से बढ़ा है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है Q4 का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेट डेट भी आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट इस टाइम पे FY25 ऑलमोस्ट कम है। अगर नेट डेट भी आप देखेंगे तो बहुत कम इनका इस टाइम पे है। तो डेट वाइज भी इस कंपनी को इस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक रियल स्टेट आप देखेंगे बहुत सारी कंपनी इस टाइम पे अच्छा भी कर रही हैं, तो ऐसा कोई उसमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बाकी देखेंगे और क्वार्टर्स में भी मैं इसको डिस्कस करूँगा। अच्छा होता कि मैनेजमेंट आके एक अर्निंग्स कॉल करता तो बहुत सारा कुछ होता मेरे पास बोलने को, बट सिंस इसमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहा था, मैं इनिशियली चाह नहीं रहा था वीडियो बनाना, बट रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था। एक बार ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, तो मुझे लगा ठीक है, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कवर करना। तो जितना मुझे पता था आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द वीडियो। थोड़ा बहुत चीज़ें होंगी जो ऑब्वियसली छूट जाती हैं, कुछ होगा तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।